ऊष्मा संचरण में हमने 3 विधियों के नाम सुने हैं, चालन, संवहन एवं विकिरण। तो आपने चालन वाला पार्ट नहीं देखा है, इसके जस्ट पहले वाला तो देख लेवे। उसके अंदर हमने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से 2 मिनट में ये भी समझा है कि चालन क्या है, संवहन क्या है और विकिरण क्या है ना? तो चालन की बात हमने कर ली थी, उसके सभी जो भी उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ हमने देखा, है ना? अब आज हम बात करते हैं संवहन और विकिरण दोनों की, है ना? संवहन, कन्वेक्शन। तो संवहन क्या है? तो हमने स्टोरी सुनी थी, उसके अंदर हमने किसकी बात की थी संवहन में, कि उसके अंदर राहुल खुद खड़ा होके जाके रमेश को चॉकलेट दे के आता है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको चॉकलेट की जगह ऊष्मा समझना है ना? तो ऊष्मा संचालन की वह विधि जिसके अंदर ऊष्मा द्रव्य कणों की गति द्वारा स्थानांतरित होती है, संवहन कहलाती है ना? यानी कि द्रव्य कण खुद गति करेंगे और गति करके जाके ऊष्मा का संचारण करेंगे। इसके अंदर भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है सामान्य या फिर प्राकृतिक, है ना, नेचुरल कन्वेक्शन यानी कि प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम रूप से फोर्सफुली, है ना? तो पहला है सामान्य संवहन। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर माध्यम में 2 स्थानों में पर घनत्व के अंतर के कारण और गुरुत्व के कारण, घनत्व में अंतर और गुरुत्व के कारण क्या होता है, गर्म कण ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे की ओर जाते हैं। जैसे आपने पानी गर्म करते हुए देखा है, इसमें तो क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे पानी गर्म होने लगेगा तो गर्म पानी का घनत्व कम होता है, आप सभी को पता है। तो कम घनत्व वाला हल्का ऊपर आ जाएगा और अधिक घनत्व वाला ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और धीरे धीरे पानी पूरा गर्म हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक संवहन क्या होता है। तो किसी भी पात्र में हम जैसे किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म होने वाला द्रव के अणु हल्का होकर ऊपर उठने लगता है, और ऊपर की सतह का जो ठंडा अणु है उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की दिशा में गति करने लगेगा। तो इस प्रक्रिया से निरंतर चलता रहता है और जिससे संपूर्ण द्रव धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है। इसे ऊष्मा का प्राकृतिक संवहन कहते हैं। इसकी प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण पूछे तो समुद्री समीर और व्यापारिक पवने, है ना? तो ये तो आप एसएस में पढ़ेंगे डिटेल में इनको। हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रणोदित संवहन, फोर्स कन्वेक्शन या कृत्रिम संवहन, कैसे भी पूछ सकते हैं, है ना? सभी नाम ध्यान रखें। तो ये क्या है? तो सीधी सी बात है, ये नेचुरली नहीं होता है। यह क्या होगा, यह किसी तरल को गर्म वस्तु से ऊष्मा लेने के लिए बलपूर्वक गतिशील किया जाए, है ना? कुछ कार्य किया जाए, फोर्स लगाया जाए, बलपूर्वक काम किया जाए, तो संवहन की प्रक्रिया को इसको हम क्या कहेंगे, प्रणोदित संवहन। यह न्यूटन के शीतलन के नियम का पालन करती है। तो न्यूटन का शीतलन का नियम ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नियम सारे, है ना? अभी यहाँ पे केवल हम संवहन और विकिरण से बात करेंगे, नियम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अनुसार गर्म वस्तु के ऊष्माक्षय की दर जो है वो वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल, वातावरण व वस्तु के तापांतर के समानुपाती होती है। तो शीतलन का नियम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात तब। यहाँ पे आपको केवल इतना देना है, संवहन 2 प्रकार से, प्राकृतिक और प्रणोदित, है ना? प्रणोदित को ही हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रूप से भी लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है जो संवहन कृत्रिम तरीके से होता है उसे हम प्रणोदित संवहन कहते हैं। जैसे कि शरीर में हृदय द्वारा रक्त संचरण, कहने का मतलब शरीर में जो रक्त संचरण है वो अपने आप रक्त नहीं दौड़ रहा है ना? पूरे शरीर में वो हृदय उसको पंप कर रहा है निरंतर, तब जाके वो आपका जो रक्त है वो संपूर्ण शरीर में दौड़ रहा है ना? नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप पड़े हैं, रक्त का दौड़े जा रहा है, हृदय तो आराम से छुट्टी पे गया है ना? ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, जो काम कर रहा है यानी फोर्स लगा रहा है आपका जो हृदय, इसका मतलब ये क्या, कौन सा तरीका है, कृत्रिम तरीका है, प्रणोदित संवहन है। ओके, अब नेक्स्ट आता है संवहन हो गया विकिरण। विकिरण में हमने चॉकलेट वाले उदाहरण में क्या देखा था, उसमें क्या करता है राहुल, बैठे बैठे अपनी जगह से ही मतलब फेंक देता है और उसको कैच करा लेता है सीधा रमेश को चॉकलेट, है ना? इसका मतलब कहीं कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, यह ऊष्मा प्रवाह की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऊष्मा तरंगों के रूप में संचरित होती है, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो आती है वो इसी विधि से आती है, क्योंकि निर्वात से होते हुए आती है, तो इसका मतलब बीच में कोई माध्यम तो है नहीं, है ना? तो जैसे हम इसका अगर डेली लाइफ में उदाहरण देखें, तो डेली लाइफ में उदाहरण की बात करें तो इसमें आता है थर्मस, है ना? तो थर्मस में क्या करते हैं, थर्मस में दोहरी दीवारों का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, चालन और संवहन के कारण जो ऊष्मा की अगर हानि हो सकती है तो वो नहीं होती है।
जिससे उष्मा हानि बहुत कम हो जाती है, जिससे आप ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा और गर्म डालोगे तो गर्म रहता है ना। सारे थर्मस मिल्टन वगैरह की बोतलें देखी हैं सभी ने, है ना। चाहो तो उनको आपके वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सौ ने डाल रखे हैं। आप उनको मतलब काठ के अंदर से कैसी होती है वो सब भी दिखा रखा है, तो आप चाहे तो सर्च मार के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर से क्या संरचना है, क्या काम आ रहा है यहाँ पे आपका विकिरण, है ना। नेक्स्ट, विकिरण में और क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे बड़ा पॉइंट है। ओके, इसके अलावा वास्तव में विकिरण विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है ना। यह प्रक्रिया निर्वात में भी संभव है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलता है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक जो पहुंचती है ना। यानी कि यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे अगर आग लग रही है तो देखो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, है ना। लेकिन दूर यहाँ पे भी अगर हाथ रखते हो तो भी आपको ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण गर्मी महसूस होती है ना। क्वेश्चन भी आया है ये, ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे तो ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आया है कि अगर जैसे यहाँ पे हाथ रख रहे हैं तो गर्म ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे हाथ रख रहे हैं कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गर्म क्यों लग रहा है, किसके कारण, तो विकिरण के कारण। ऊपर लग रहा है तो वो किसके कारण, संवहन के कारण, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के अंदर ऊष्मीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर की परास की होती है। इनकी परास दे रखी है, पूछ सकते हैं कभी, ध्यान रखें। ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अवरक्त क्षेत्र में होते हैं, इस कारण इन्हें अवरक्त विकिरण भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, ये पूछा गया है वैसे, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो अवरक्त क्षेत्र में, इस कारण इन्हें अवरक्त विकिरण भी कहते हैं। इन विकिरणों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो तो हमने पढ़ ही लिया है। हम इन्हें देख नहीं सकते, यह ऊष्मीय संवेदना उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऊष्मीय संवेदना उत्पन्न करते हैं, आपको गर्म महसूस होगा। हम इन्हें देख नहीं सकते लेकिन ऊष्मीय संवेदना महसूस करते हैं। प्रत्येक पिंड जिसका ताप 0 केल्विन से अधिक हो ऊष्मीय विकिरण उत्पन्न करता है। इनकी चाल प्रकाश की तुल्य होती है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है ना। इनकी चाल किसके बराबर होती है, लगभग प्रकाश के तुल्य, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होती है। यह ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज विधि है, क्योंकि इतना वेगी पहुंच पाना ना के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये सबसे तेज विधि है, बहुत फास्ट, है ना। इसकी तीव्रता स्रोत से प्रेक्षण बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी तीव्रता स्रोत से प्रेक्षण बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी d मानी तो उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1 I समानुपाती 1/d²। ओके, अब इसके आप देखो क्वेश्चंस जो इनके ऊपर आधारित पूछे गए हैं, संवहन और विकिरण दोनों के क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर पूछे गए हैं। फिर इनके जो विकिरणों में कुछ अच्छे अच्छे नियम हैं, उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी केवल संवहन और विकिरण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ओके, तो संवहन और विकिरण से संबंधित प्रश्न हैं, आप खुद एक बार पढ़ के वीडियो पॉज करके जवाब दें, है ना, ताकि आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है ना। तो बात करते हैं, शुरू करें साहब। देखो, अग्नि से एक निश्चित दूरी तक ऊर्ध्वाधर तल में अधिक गर्मी होती है, जबकि क्षैतिज तल में उसी दूरी पर कम गर्मी होती है, तो इसका कारण है। तो ये अभी अपन ने बात की थी, है ना, विकिरण वाले में ये वही पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो थ्योरी भी आपकी थोड़ी सी ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आग लग रही है तो ये उसी की बात कर रहे हैं। जैसे अग्नि में एक निश्चित दूरी तक ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब होता है ऐसा ऊपर, है ना। तो एक निश्चित दूरी, जैसे यहाँ पे अपने अगर हाथ रखा तो यहाँ पे आपको अधिक गर्मी लगती है, लेकिन क्षैतिज तल में उसी दूरी पर, अब जैसे जैसे ये मान लो कि यहाँ पे आपने 1 मीटर ऊपर हाथ रखा है ना, तो यहीं पे 1 मीटर दूर, यहीं पे अगर अपने यहाँ पे भी हाथ रखा है तो यहाँ पे आपको गर्मी तो लगती है, महसूस हो रहा है ना, लेकिन कम महसूस होता है ना, कम गर्मी लगती है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या होगा, आंसर देने का प्रयास करो साहब, पढ़ो ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी, संवहन द्वारा ऊपर की ओर अधिक ऊष्मा जाती है और विकिरण के द्वारा दूर है, आपको ऊष्मा गर्मी महसूस होगी लेकिन कम होगी। ओके, यही बात की थी हमने अभी। नेक्स्ट देखिए साहब, देखो, वायुमंडल की परतें गर्म होती हैं किसके कारण, सीधी सी बात है,
पढ़ रखा है ना। वायुमंडल की परतें गर्म हो रही हैं, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, नेचुरल है ना, क्या है, संवहन। ओके। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा गतिमान कणों द्वारा स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है? अगेन वही बात घुमा फिरा के पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे भी वही है, ऊष्मा गतिमान कणों द्वारा स्थानांतरित होती है, तो ये क्या है, संवहन है ना। जहाँ भी बात, अब जैसे विकिरण तो हो नहीं सकता यहाँ पे है ना, क्योंकि माध्यम की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कणों द्वारा, गतिमान कणों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो किसके द्वारा होगा, संवहन। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस प्रक्रम में प्राथमिक रूप से संवहन नहीं होता है? प्राथमिक रूप से मतलब नेचुरली संवहन नहीं होता है। देखो पढ़ो ऑप्शन। देखो जल समीर और थल समीर तो सीधी सी बात है, प्राकृतिक है ना। जल का उबलना भी प्राकृतिक है, और भट्टी के चारों ओर वायु का गर्म होना, यानी कि वायु का गर्म होना भी प्राकृतिक है। तो बचा क्या, फिलामेंट के कारण कांच के बल्ब का गर्म होना। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर सी। क्लियर। तो अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा सा क्लियर रखना है दिमाग बस। निम्न में से किसमें ऊष्मा प्रकाश की गति के साथ एक सीधी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करने का मतलब क्या हो गया आपका साहब, ऊष्मीय विकिरण है ना। प्रकाश की गति के साथ एक सीधी रेखा में गमन करती है ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होगी? तो सीधी सी बात है, आपने अभी पढ़ा कि ऊष्मा के स्थानांतरण की दर एकदम फास्ट सबसे ज़्यादा किसमें होती है, विकिरण में, है ना। नेक्स्ट आता है, थर्मस पर अच्छी तरह से पॉलिश क्यों की जाती है? उसको आकर्षक बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, बाहर की सभी विकिरणों को अवशोषित करने के लिए, या परावर्तित करने के लिए? तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ साहब क्या करने के लिए होती है? बाहर की सभी विकिरणों को परावर्तित करने के लिए, ताकि ऊष्मा का संचरण कम से कम हो, और जो आपका अंदर भर रखा है आपने पदार्थ, वो ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म बना रहे, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो साहब, गर्म वस्तु से ऊष्मीय विकिरण का वेग क्या होगा? तो हमने अभी पढ़ा, वो वेग किसके बराबर होगा, लगभग प्रकाश के वेग के समान। तो प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके साहब, तो ये आपका संवहन और विकिरण है, इनसे छोटे छोटे थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। इसके आगे जो नियम हैं उनकी बात हम नेक्स्ट में करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन जो भी बनते हैं न्यूमेरिकल वगैरह वो भी देखेंगे। ओके, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, प्रैक्टिस करते रहो। धन्यवाद।